नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। सबकी नज़रें कल आज बिहार पे थी। बिहार में विधानसभा में पिछले रात से लगातार घटनाक्रम बदल रहा था। 121 पे नंबर के साथ नीतीश कुमार कभी मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, तो कभी कार में। एक-एक आदमी जुटाने का प्रयास हो रहा था, क्योंकि विश्वास मत के लिए 122 चाहिए थे और सबसे पहले तो स्पीकर को हटाने के लिए 122 चाहिए थे। इस 121 का आंकड़ा था, 3 आरजेडी से उठाए, 124 हो गए, एक उनका बागी पुलिस पकड़ के लाई, 125 हो गए। उसी के बीच 3 और बागी पुलिस के ही भरोसे वापस आए या पुलिस ले आई और 3-4 एफआईआर हुई एक रात में और जाके 129 सरकार को मिले। एनीवे, ये तो बिहार हुआ। दूसरी तरफ किसान आंदोलन, पूरी दिल्ली की जान गले में अटकी हुई है कि कल से क्या फिर वही किसान आंदोलन झेलना होगा। और महाराष्ट्र में अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कांग्रेस के एक नेता बड़े, शंकरराव चौहान के बेटे, जो महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री, एक बार डिफेंस मिनिस्टर, एक बार गृह मंत्री, ऐसे बड़े-बड़े पोस्ट पे रहे। वो इंसान आज भारी मन से पार्टी से इस्तीफा दे दिया, सदस्यता से विधानसभा की इस्तीफा दिया। 2-3 लाइन का पत्र है कि मैं इस्तीफा देता हूँ सदस्यता से पार्टी के और विधानसभा के सदस्यता के। वर्तमान में वो बीजेपी जाएँगे, नहीं जाएँगे इसके बारे में क्लैरिटी नहीं, लेकिन इतनी बात तय है कि वो बीजेपी जाने के लिए ही उन्होंने इस्तीफा दिया। एक बात अशोक चौहान में अच्छी लगी कि उन्होंने इस्तीफा ये वैयक्तिक कारणों से बताया, ना पार्टी से नाराज़ होने की बात कही, ना राम मंदिर में पार्टी की क्या लाइन है ये बात कही, ना राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठाया, ना नाना पटोले जिनसे वो बुरी तरह से आहत थे, उनका नाम लिया। इतना ही कहा कि ये वैयक्तिक निर्णय है, मैं इसके लिए किसी को भी ज़िम्मेदार नहीं मानता, ना किसी को भी मैं इसके लिए अ, प्रताड़ना यानी ये नहीं कहता कि इसने मेरे साथ बुरा किया। अशोक चौहान आदर्श गृह निर्माण सोसाइटी के केस में अटके हुए हैं। उनके ऊपर सीबीआई और ईडी दोनों के केसेस चल रहे हैं। 2012 का केस है ये, लेकिन 2024 में 12 साल बाद भी रंग दिखाया। ईडी का केस बड़ा मुश्किल होता है। फाइल पड़ी रहती है। जब सरकार को चाहे उस पे धूल हटाओ, फाइल बाहर निकालो और जो रडार पे है, वो फिर बंदर जैसा नाचने लगता है। या तो हेमंत सोरेन जैसे जेल जाओ, अनिल देशमुख जैसे जेल जाओ या फिर सरेंडर हो, जैसे नीतीश बाबू ने किया, जैसे अजित पवार ने किया, जैसे हेमंता जी ने किया। तो अशोक चौहान ने इस्तीफा दिया। डील यही बताई जाती है कि वो राज्यसभा में लाए जाएँगे और उनकी बेटी को उनकी जो सीट है विधानसभा की भोकर, नांदेड़ जिले में, वहाँ से उठाया। अशोक चौहान को बीजेपी में लाके बीजेपी को क्या मिला? ये जब सवाल मैंने पूछा बीजेपी के नेताओं को, तो उन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आया कि क्यों लिया? पहले ही हमारे पार्टी में बाहर वाले जो आए हैं, उनकी इतनी भरमार है कि पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी में संघर्ष हो रहा है। कई धड़ों में बीजेपी बैठी है, बीजेपी ओरिजिनल, बीजेपी सेना मतलब सेना से बीजेपी में आए हुए, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए, बीजेपी एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए, बीजेपी एमएनएस यानी मनसे से बीजेपी में आए हुए। ये अलग-अलग धड़े बीजेपी में संघर्ष कर रहे हैं। संगठन जिले स्तर तक गुटों में बटा हुआ है। ऐसे में एक आदमी और ले आते हैं आप, संघर्ष बढ़ेगा।
ये तो बीजेपी के अंदर आए हुए लोगों की बात बता रहा हूं। सहयोगी दल एनसीपी, अजित पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे, इनका एक अलग मसला है। झगड़े आपस में इतने हैं कि आपको पता ही पड़ा होगा कि एक बीजेपी के विधायक ने शिवसेना गुट के जो एकनाथ शिंदे के थे कारपोरेटर, उनको पुलिस स्टेशन के अंदर गोलियां मारी। तो हर जगह संघर्ष है। जो पार्टी एक डिसिप्लिन की पार्टी थी, इतना संघर्ष होता आ रहा है। दूसरी बात, पार्टी के प्रवक्ताओं को इतनी परेशानी होती है कि आदर्श घोटाले में शहीदों के चिता पे रोटी सेकने वाला, शहीदों का विश्वासघात करने वाला अशोक चौहान और इसका इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी, ये तो कांग्रेस की नैतिकता इतनी ऊंची थी कि बीजेपी ने इस्तीफा मांगा और कांग्रेस ने अपने नेताओं का इस्तीफा लिया। बीजेपी में तो कितना भी बड़ा कांड कर दे, यदि विपक्ष ने इस्तीफा मांगा तो वो बिल्कुल नहीं देता और वो डटा रहता है और केंद्रीय नेतृत्व के भी उसके साथ बना रहता है। 2019 में जब चुनाव में नांदेड़ से अशोक चौहान लड़ रहे थे और सीट हारे अपनी, वहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि एक आदर्श गृह निर्माण सोसाइटी बनी थी और वहां शहीदों के साथ कितना विश्वासघात किया, ये नांदेड़ और पूरा देश जानता है और किसने किया ये बताने की जरूरत नहीं। और इसके आगे जाके उसी रैली में देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि अशोक चौहान तो लीडर है ही नहीं, ये डीलर है। केरोसिन से लेके पेट्रोल तक डीलरशिप उसके पास है, मोटरसाइकिल से लेके कार तक नांदेड़ में हर डीलरशिप उसके पास है। ये धंधेबाज आदमी, डीलरशिप मतलब धंधा करने वाला डीलर। कांग्रेस ने इनको मंत्री मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन इन्होंने नांदेड़ का कोई विकास नहीं किया, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। अब जब ये उनको साथ में लेंगे तो ये डीलर लीडर कैसा होता है, ये देवेंद्र फडणवीस ही बता पाएंगे। ये शहीदों का विश्वासघात करने वाला बीजेपी के साथ क्या कर रहा है, इस सवाल का जवाब मोदी जी तो देंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी सवाल का जवाब नहीं देते, वो अपने मन की बात कहते हैं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता की बहुत किरकिर होती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि इसको झेले कैसे। कुल मिला के कांग्रेस में इतना बड़ा लॉस मैं नहीं मानता हुआ है करके, क्योंकि जो आदमी खुद की सीट ही लोकसभा की निकाल नहीं पाया और उनके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 6 विधानसभा सीट्स आती हैं, उसमें 3 कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास और 1 शिवसेना के पास, यानी आधा-आधा मसला है। पिछली बार अशोक चौहान 40,000 वोट से हारे थे और प्रकाश आंबेडकर और ओएसी की वंचित आघाड़ी ने 1,66,000 वोट वहां लिए थे। यदि प्रकाश आंबेडकर इस साइड पे आते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, तो यकीनन बीजेपी के लिए ये सीट बहुत भारी होगी, भले ही अशोक चौहान साथ में हो। तो भाजपा को कुछ फायदा नहीं हुआ। स्टेट यूनिट के लिए ये चीज कैसे निकले, इसके लिए चिंता हो रही है। केंद्र में बताने के लिए है कि अब कांग्रेस में भी दम नहीं रहा, उनके लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो छोड़ ईडी के वजह से जा रहे हैं। किसी ने ये कमेंट की कि उनके पिता ने भी कांग्रेस छोड़ी थी। शंकरराव चौहान 1975 में मुख्यमंत्री बने थे। उनके मुख्यमंत्री पद में मंत्रिमंडल में वसंत दादा पाटिल, ये मराठवाड़ा के शंकरराव चौहान थे और वसंत दादा पाटिल पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली से आते थे। इन दोनों में अनबन थी, पूरी पार्टी दोनों के बीच में स्प्लिट हो गई थी और आखिर वसंत दादा का पलड़ा भारी पड़ा और 1977 में शंकरराव चौहान को इस्तीफा देना पड़ा और वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने। इससे आहत होते हुए शंकरराव चौहान ने अपना राजनीतिक दल खड़ा किया, महाराष्ट्र समाजवादी कांग्रेस पार्टी। इसी बीच वसंत दादा की सरकार गिरा के आदरणीय शरद पवार जी ने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ फॉर्म किया, जिसको पुलोद कहते हैं मराठी में, और पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी, और उन्होंने
शंकरराव चौहान को मंत्री बनाया। बाद में इंदिरा जी के कॉल पे शंकरराव चौहान वहां चले गए, कांग्रेस में वापस चले गए और मरने तक कांग्रेस में रहे। शंकरराव इसलिए एक पार्टी अलग बनाए थे, कांग्रेस छोड़े थे। क्यों? क्योंकि वो आहत हो गए थे। यहाँ अशोक चौहान को आहत होने की जरूरत नहीं। पार्टी ने हमेशा उन्हें जरूरत से ज्यादा ही दिया। इसीलिए इस अपराध बोध से अशोक चौहान किसी को भी जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं और वैयक्तिक कारण से पार्टी छोड़ी ये बता रहे हैं। इसलिए उनके पिता की और उनकी तुलना नहीं हो सकती। बाद में शंकरराव जी ने एक पत्रकार से बात करते हुए कहा था कि मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, मुझे ही इंदिरा जी ने नया पक्ष बनाने के लिए कहा था, क्योंकि इंदिरा जी पार्टी पे पूर्ण रूप से कंट्रोल चाहती थी महाराष्ट्र यूनिट पे। वसंतराव नाईक को मुख्यमंत्री बनाया था और 3 बार 15 साल तक वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री बने। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मराठा मुख्यमंत्री चाहिए, इसलिए वसंत दादा पाटिल ने पूरे महाराष्ट्र में एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर दिया। वसंतराव नाईक बंजारा थे, इसलिए इंदिरा गांधी जी ने गुस्से में, यदि आपको मराठा ही चाहिए तो तुम्हें मराठा मुख्यमंत्री देती हूं, करके शंकरराव चौहान को भेजा। शंकरराव चौहान भी मराठा है। वसंत दादा पाटिल की डिमांड भी पूरी हुई और हाथ में मुख्यमंत्री पद नहीं आया। लेकिन वसंत दादा पाटिल ने अपना गेम शुरू किया। इसी बीच लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस को उसमें समाधान कारक रिजल्ट नहीं मिले। इंदिरा जी को ये समझ में आया कि वसंत दादा के साथ ज्यादा खींच नहीं सकते, उन्होंने वसंत दादा को मुख्यमंत्री बनाया। ये घटनाक्रम था। तो उसी वसंत दादा को सेटल करने के लिए, मुझे अलग राजनीतिक दल खोलने के लिए इंदिरा जी ने कहा था, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आज शंकरराव चौहान हयात नहीं। वो पत्रकार जिनसे उनसे बात हो गई, वो बहुत वृद्धावस्था में है और इंदिरा जी भी नहीं है। इसलिए सच कहाँ है ये तो वो दोनों जानते हैं। लेकिन कुल मिला के आज फिर ईडी ने अपना प्रकोप किया, एक और मछली बीजेपी के जाले में आ गई। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।